जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी टेट परीक्षा के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन। इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम लोग संपूर्ण चैप्टरों के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे और आपकी तैयारी का पूरा टोह यहाँ पर आप लोग अपना ले सकते हो। तो इसमें हम लोग डिटेल्ड चर्चा भी करेंगे और आपकी तैयारी कैसी है इसकी परख भी आप लोगों को मिल सकेगी और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर डिटेल्ड जानकारी भी चैप्टर के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग ले सकेंगे। तो हम लोग का जो मेन यहाँ पर उद्देश्य है वो यही है कि हर चैप्टर पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें छूटी है और कैसे जो है प्रश्न आते हैं, इन पर जो है आप लोगों के साथ जो है विशेष चर्चा की जा सके और आपको अपनी स्थिति की जानकारी भी इससे भी अवगत कराया जा सके। तो ये 10 टेस्ट हम लोग यहाँ पर देंगे डे बाय डे और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें रहेंगी। तो 10 दिनों में आप ये पूरा का पूरा ईवीएस भी ख़त्म कर दोगे और आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चनों का कलेक्शन भी हो जाएगा और आप परीक्षा को कैसे इम्प्रूव करोगे, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या प्रश्न कैसे परीक्षाओं में आते हैं और आए हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण जब आप लोग पढ़ते भी हो तो भी सबसे पहले पर्यावरण के डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हो। तो पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपके ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक और अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फ्रेंच। ठीक है, पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो बना हुआ है वो इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है और इन्वायरनर जो है ये फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरना। ठीक है, तो कुछ लोग ग्रीक और लैटिन में भी इसमें इसको जो है सोच लेते हैं, तो ग्रीक और लैटिन नहीं जबकि फ्रेंच होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो फ्रेंच होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा है, पर्यावरण का संधि विच्छेद परिधन आवरण है। ये हम सभी लोग जानते हैं जब पर्यावरण के डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ परि का सटीक अर्थ क्या है? तो परि का जो सटीक अर्थ होगा, ध्यान दीजिए, परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घिरा होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चारों तरफ से घिरा होना पर्यावरण कहलाता है और परि का अर्थ इसमें पूछा हुआ है, तो परि का अर्थ होगा चारों तरफ। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है? आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण में 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और अजैविक घटक होता है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जैविक घटक में जिनमें जीव होता है और अजैविक घटक जिनमें जीव नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो नदी होगा। क्या होगा? नदी होगा। क्यों? क्योंकि कवक, शैवाल और वायरस ये तीनों में ही जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इनको जैविक घटक माना गया है। तो अजैविक घटक आपका नदी होगा। ठीक है, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, जो जीवन को जीने के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं, ऐसे और निर्जीव होते हैं, उनको हम अजैविक घटक कहते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस वैज्ञानिक ने किया था? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एजी टांसले। क्या होगा? ऑप्शन सी, एजी टांसले। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इकोसिस्टम और इकोलॉजी 2 अलग अलग शब्द हैं। तो 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पूरी बात पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात एजी टांसले ने 1935 में किया था। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था
और उसकी विस्तृत व्याख्या की थी वो अर्नेस्ट हैकल ने की थी। तो कई बार जो है यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रहे, इकोसिस्टम मतलब पूरे इकोसिस्टम की बात की अगर की जाएगी तो एजी टांसले हैं 1935 में किया था, और सिर्फ इकोलॉजी की बात की जाएगी तो अर्नेस्ट हैकल को हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम या मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक होता है और दूसरा होता है कृत्रिम, यानी कि जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो मैन मेड इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो आपका धान का खेत है। ठीक है, धान का खेत है, क्योंकि वन तो प्राकृतिक है, महासागर भी प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है। तो यहाँ पर हमें बताना था मैन मेड। तो आप लोग बड़ी आसानी से इस बात को समझ भी जाओगे कि जो धान का खेत होता है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, एक्वेरियम भी बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे तो ऑप्शन धान का खेत है, तो इस हिसाब से करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी जो प्राकृतिक तंत्र है वो आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल ही है, और जल किसके माध्यम से है? समुद्र एवं महासागर के माध्यम से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से पर जल फैला हुआ है, महासागर फैला हुआ है, और अपने विशाल आकार के कारण यह सबसे स्थिर और अस्थायी तंत्र माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर बता दूं कि 3 ऑप्शन तो इसमें पर्यावरण के मित्र हैं, और एक ऑप्शन इसमें जो यूकेलिप्टस, जिसको सफ़ेदा भी कहते हैं, कुछ लोग बल्ली का पेड़ भी कहते हैं, इसको जो है पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह पेड़ ज़मीन के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, जिससे आसपास का वाटर लेवल गिर जाता है और ज़मीन बंजर होने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है इस वृक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बरगद का पेड़ वातावरण में कितने घंटे तक ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ऑप्शन ए है 24 घंटा। 24 घंटा पीपल ऑक्सीजन देता है। कौन देता है? पीपल का पेड़ 24 घंटे देता है। ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है, 22 घंटे बरगद का पेड़ देता है, और बरगद के पेड़ के बारे में यहाँ पे पूछा भी गया है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखिए 18 घंटे जो दिया गया है ये नीम के पेड़ में होता है। किस में होता है? नीम में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 12 घंटे ऑप्शन दिया गया है ये सभी पेड़ पौधे देते हैं, 12 घंटे तक ऑक्सीजन सभी देते हैं। तो यहाँ पर बरगद के पेड़ के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी वजह से इनको पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। इन तीनों पेड़ों को बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न, जीवमंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और मेरे ख्याल से आप सबको पता भी होगा। ऑप्शंस के माध्यम से आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहें, और आप लोग इसमें ये ज़रूर लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही कर लिया है। ठीक है, जीवमंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किसानों का मित्र किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं टिड्डा, केचुआ, चूहा और टिड्डी। तो आप लोग जानते हैं चूहा, टिड्डा, टिड्डी ये सब तो एक प्रकार से ये हानिकारक है आपके बायोस्फीयर के लिए। जो केचुआ है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। केचुआ मिट्टी को खाकर उसे पलटता रहता है और भुरभुरा बनाता रहे, जिससे मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और प्राकृतिक खाद तैयार होती है। इसके अलावा सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। ये दोनों ही किसान के मित्र कहे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी वाला पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ध्रुवीय क्षेत्र, कर्क रेखा क्षेत्र, भूमध्य रेखा क्षेत्र या विषुवत रेखा 0 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। क्यों मैं आपको बताता हूँ।
ये रही पृथ्वी आपकी, ठीक है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ जो बीच से रेखा जाती है उसको 0 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस क्षेत्र पर साल भर सूर्य की सीधी धूप पड़ती रहती है और बारिश भी होती है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौसम संबंधी सब इससे पहले यही होती है, जिसके कारण यहाँ सबसे घने जंगल और जीवों की भारी तादाद पाई जाती है, ठीक है। तो इस आधार पर जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगा, यहाँ पर सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये 10 प्रश्न हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अब जो मैं 10 प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा वो थोड़े से जटिल होंगे, ठीक है। तो जटिलता के आधार पर अब देखिए आपकी तैयारी कैसी है। चलिए, कथन और कारण आधारित, जैसा कि आप लोग परीक्षाओं में देख रहे होंगे आजकल कथन और कारण पर आधारित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और इसमें विद्यार्थियों के फंसने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। जानकारी दी जाती है, उसी जानकारी के आधार पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है उसमें जो कथन है उस कथन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा जान ही रहे हैं 0 डिग्री, अभी जिसकी बात हो रही थी, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई भी हो, अगर हम उसकी ओर जा रहे हैं तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और जैव विविधता में लगातार कमी होती है। ये ऐसा जानकारी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ध्रुवीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की उपलब्धता न्यूनतम होती है और तापमान अत्यधिक कम रहता है। कारण क्या दिया हुआ है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की उपलब्धता न्यूनतम होती है और तापमान अत्यधिक कम रहता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सही लग रहे हैं। विकल्प जो ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि यही रीज़न है कि 0 डिग्री से जब हम ऊपर या नीचे किधर भी चलते हैं तो सनलाइट, वर्षा, ये सारी चीज़ें कम होने लगती है, टेम्परेचर भी घटने लगता है। इसी कारण से जो है वहाँ प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे लगातार कम होने लगती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ये व्यवहारिक परिस्थिति से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपके जो व्यवहारिक परिस्थिति क्या है उसको चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सड़क के किनारे बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी यूकेलिप्टस से बेसिक वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, प्रश्न पूछा था, इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। तो यूकेलिप्टस के पेड़ सड़क के किनारे लगाने की बात कर रहा है, लगाए गए। दीर्घकाल में इस स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? चारों ऑप्शन देखिए। स्थानीय मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर तीव्र हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है। देखिए, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी है तो कोई भी आतंकवादी पॉजिटिव काम तो कर नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो आसपास की जैव विविधता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, सवाल ही नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा काम थोड़ी ना करेगा। आसपास की मिट्टी में नमी और भूजल में भारी गिरावट आएगी, देखिए ये नेगेटिव बात कर दिया, ठीक है। आसपास की मिट्टी में नमी और भूजल स्तर में भारी गिरावट बिल्कुल आएगी। यह क्षेत्र एक अस्थायी और प्राकृतिक परिवर्तन में बदल जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, ये विश्लेषणात्मक कथन है, मतलब एनालिसिस करके आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, 1935 में एजी टांसले ने इसके बारे में बताया था। आप उससे पहले ही प्रश्न बन चुका है, उससे आधारित प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या है? इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। लीजिए, यहीं पे बात गड़बड़ा गई, यहीं पर बात गड़बड़ा गई, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने इकोसिस्टम नहीं इकोलॉजी की बात की थी, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम होता है जिसमें ऊर्जा का निरंतर प्रवेश और निकास होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो मेरे ख्याल से केवल 2 सही होगा।
क्योंकि केवल एक गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 ही सही होगा। ठीक है, केवल 2 ही सही होगा। ठीक है, इकोसिस्टम की जो बात की थी वो एजी टांसले ने 1935 में की थी, और ओपन सिस्टम में प्रकाश जो है ऊर्जा निरंतर प्रवेश होता है और आसानी से निकास भी हो जाता है, तो केवल 2 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये तकनीकी विशेषता पे आधारित है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र पर्णपाती या मानसूनी, ठीक है, तो अगर प्रकृति का है तो उसकी सबसे विशिष्ट तकनीकी विशेषता क्या होगी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वहाँ वर्ष भर तापमान और वर्षा एक समान बनी रहती है, उसकी उत्पादकता और जीवों की सक्रियता मौसम मानसून के चक्र के साथ विच्छिन्न होती जाती है, वहाँ केवल कृत्रिम या मानव निर्मित घटकों का ही वर्चस्व होता है, या ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वहाँ पृथ्वी सबसे स्थिर और कभी न बदलने वाला चरम परतंत्र है। तो ज़रा सा इस बात को हम लोग समझते हैं कि पर्णपाती और मानसूनी तंत्र का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, हमारे मानसूनी या पर्णपाती क्षेत्रों, जैसे उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं, उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र होता है, में मौसम लगातार बदलता रहता है। यहाँ ठंडी, बरसात और गर्मी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार मौसम बदलते रहते हैं। यहाँ की प्रकृति विच्छिन्न होती है, यानी जब मानसून या बारिश का मौसम आता है तो अचानक चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए पौधे उगते हैं, मौसमी जीव जैसे कि बरसाती मेढक हो गया, झींगुर हो गया, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही शुष्क या गर्मी का मौसम आता है, पेड़ अपने पत्ते गिराने लगते हैं, घासें सूख जाती हैं और ये जीव भी गायब हो जाते हैं या सुप्तावस्था में चले जाते हैं। यह चक्र रुक रुक कर विच्छिन्न रूप से मौसम के साथ चलता रहता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही बात ये कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ये वैज्ञानिक सहसंबंध से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि पीपल, बरगद और नीम को पारिस्थितिकी का मित्र कहा जाता है, ऐसी जानकारी दे रहा है ये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनको सबसे महत्वपूर्ण सहसंबंध क्या है, ऐसा किस वजह से कहा जाता है, ये जानना चाह रहा है। ये कोरिलेशन क्या है इसका? तो ऑप्शन ये है कि ये तीनों वृक्ष केवल मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र में ही जीवित रह सकते हैं, सवाल ही नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इनका प्रकाश संश्लेषण चक्र आम पौधों की तुलना में दीर्घकालिक होता है और ये लंबे समय तक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते रहते हैं। तो यही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी देखिए मैंने बेसिक वाले प्रश्नों में बात किया था कि पीपल 24 घंटा, ठीक है, बरगद 22 घंटा और नीम का पेड़ 18 घंटा ऑक्सीजन देता रहता है। इसी वजह से इनको पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न आ गया। ये तुलनात्मक प्रश्न है, कंपैरिजन करके आपको बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में धान का खेत और एक्वेरियम दोनों ही कृत्रिम या मानवकृत परितंत्र हैं। ठीक है, ये मैन मेड इकोसिस्टम है दोनों ही। धान का खेत भी जो कि बड़ा माना जाता है, बड़ा परितंत्र माना जाता है मैन मेड के हिसाब से, लेकिन धान का खेत एक्वेरियम से किस प्रकार भिन्न और अधिक जटिल है, ये पूछ रहा है। तो धान के खेत में ऊर्जा का कोई बाहरी स्रोत जैसे सूर्य काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, धान का खेत एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है जहां प्राकृतिक अजैविक घटक जैसे वर्षा, मिट्टी का सीधा हस्तक्षेप होता है, जो कि एक्वेरियम में पूरी तरह नियंत्रित होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़रा सा समझिए इस बात को कि धान का खेत और एक्वेरियम दोनों ही इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन धान का जो खेत होता है, उस धान के खेत में धान का जो खेत होता है वो एक खुला और विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होता है। खुले में होने के कारण इस पर प्राकृतिक अजैविक घटक जो होते हैं, जैसे वर्षा का पानी हो गया, प्राकृतिक मिट्टी के खनिज हो गए, सूर्य का सीधा प्रकाश हो गया, हवा का सीधा प्रभाव हो गया, आंधी पानी, सबका प्रभाव तो पड़ता है इसमें। साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक रूप से कीट, मेढक और अन्य जीव भी आकर शामिल हो जाते हैं। इसके विपरीत एक्वेरियम बंद कमरे में कांच के अंदर पूरी तरह इंसानों द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें कृत्रिम रोशनी होती है, कृत्रिम फिल्टर होता है, निश्चित भोजन इसमें होता है। इसलिए धान का खेत एक्वेरियम से कहीं अधिक जटिल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
17वां प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला पर आधारित है। गहन पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अनुसार केंचुए और सांप को किसानों का मित्र माना जाता है। यदि किसी क्षेत्र में सांपों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्थलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, नुकसान होने वाला है आपको। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अचानक बढ़ जाएगी, सवाल ही नहीं है, ये तो अच्छी बात हो जाएगी। चूहों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले और कतरने वाले जीवों की आबादी अनियंत्रित हो जाएगी, इससे फसलें नष्ट होंगी। तो यही ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आपको नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान होने वाला है, ज़रा मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में हर जीव का एक निश्चित काम होता है, ठीक है। सारे जीव जो हैं उनका कुछ न कुछ आपका काम होता है। तो सांप खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण नियंत्रक प्रेडेटर की भूमिका निभाता है। वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं, विशेषकर चूहों और अन्य कुतरने वाले जीवों को खाकर उनकी आबादी को सीमित रखता है। अगर किसी क्षेत्र में सांपों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे किसानों की खड़ी फसल और अनाज को तबाह कर देंगे, जिससे पूरा स्थलमंडल और कृषि तंत्र संकट में आ जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए, 18वां प्रश्न है हमारा, मंडलों के अंतर संबंध के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण के 4 मंडल होते हैं। 4 मंडल के अंतर संबंधों के आधार पर बताया, जब कोई नदी जो जलमंडल के अंतर्गत आती है, किसी पर्वत जो स्थल मंडल के अंतर्गत आती है, वो काटती हुई मैदान में आती है, तो वह जीव मंडल को मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करती है? आप 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। वह पहाड़ों से पोषक तत्व और उपजाऊ मिट्टी लाकर मैदानी भागों में नए पादप और जलीय जीवों के लिए समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। यही बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अन्य ऑप्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नदी जल मंडल से संबंधित है और वह ऊंचे पर्वत स्थल मंडल से तीव्र वेग से नीचे जब बहती है तो वह चट्टानों को काटती है और उनमें मौजूद महत्वपूर्ण खनिज व उपजाऊ पोषक तत्वों को अपने साथ बहाकर ले आती है। मैदान में आकर जब यह शांत होता है तो वह जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। यह उपजाऊ मिट्टी और जल का संयोजन स्थल मंडल पर नए पादपों, जंगलों, फसलों और जलीय जीवों के रूप में जीव मंडल का सबसे समृद्ध और हरा भरा मंच प्रदान करता है। उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ मैदान इसके प्रमुख उदाहरण भी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 19वां हमारा, अस्थायित्व का कारण, स्टेबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक नियम है कि वह हमेशा स्वनियंत्रित और संतुलित होने का प्रयास करता है। समुद्र महासागर के सबसे अस्थायी स्टेबल परतंत्र होने का मूल वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आकार जितना बड़ा और उसकी आंतरिक संरचना जितनी विशाल होगी, वह बाहरी झटकों या मौसम के अचानक होने वाले बदलाव को उतना ही बेहतर तरीके से संभाल सकता है। समुद्र पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए है, ये हमको पता है। इस विशाल जल राशि और उसमें घुले जो लवण यानी कि साल्ट हैं के कारण उसका तापमान और रासायनिक वातावरण बहुत धीरे धीरे बदलता है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी का सबसे अस्थायी स्टेबल परतंत्र माना गया है, क्योंकि यह होमियोस्टेसिस, जिसको स्वसंतुलन कहा जाता है, कि क्षमता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है कि उसका विशाल आकार, अत्यधिक जलराशि और रासायनिक संगठन लवणता बाहरी परिवर्तनों के प्रति बहुत धीमी प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये वैचारिक प्रश्न है, थोड़ा सा काल्पनिक वैचारिक प्रश्न कह सकते हैं। पर्यावरण के मूलभूत नियमों के अनुसार यदि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री समाप्त हो जाए और सूर्य की किरणें वर्ष भर केवल 0 डिग्री पर ही पूरी तरह सीधी पड़े, तो भूमध्य रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वहाँ मौसम के चक्र बहुत तेज़ी से बदलने लगेंगे। ऑप्शन बी है, वहाँ की उत्पादकता और चरम सीमा पर पहुँच जाएगी, क्योंकि वहाँ का मौसम बिना किसी मौसमी बदलाव के निरंतर अत्यधिक गर्म और आर्द्र बना रहेगा। ऑप्शन सी क्या है? भूमध्य रेखा पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगी और मरुस्थल बन जाएगी। ऑप्शन डी है, वहाँ का जीवमंडल पूरी तरह वायुमंडल में विलीन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी है। क्यों? वहाँ की उत्पादकता चरम सीमा पर पहुँच जाएगी, क्योंकि वहाँ का मौसम बिना किसी मौसमी बदलाव के निरंतर अत्यधिक गर्म और आर्द्र बना रहेगा।
क्योंकि पृथ्वी, प्रश्न क्या कह रहा था, यदि पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव समाप्त हो जाए तो ऋतु परिवर्तन ही नहीं होगा, सीजनल साइकिल जो चलता है वो पूरी तरह रुक जाएगा, सूर्य की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी और परिणाम यह होगा कि वहाँ का मौसम बिना किसी मौसमी व्यवधान के साल के 365 दिन निरंतर अत्यधिक गर्म और अत्यधिक वर्षा वाला बना रहेगा। पौधों को बिना रुके लगातार उच्च तापमान और पानी मिलेगा, जिससे उनकी प्रकाश संश्लेषण की दर और जैविक प्रक्रियाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी और वहाँ की उत्पादकता अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो आज की क्लास में मैं 20 प्रश्न लेकर के आया था। 10 प्रश्न साधारणतः लेकर के आया था जो वन लाइनर होते हैं, और 10 प्रश्न मैंने थोड़े से जटिल बना करके ले आया था जो उसी चैप्टर से संबंधित है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो वो भी मुझे दें, मैं इन 10 दिनों में उनमें उसको ऐड करूँगा और आपको परीक्षा के हिसाब से तैयारी करवाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध रहूँगा। और मैं इस बात की पूरी मुझे आशा है कि आपको इस वीडियोस को देखने के बाद ईवीएस में तो समस्या नहीं रह जाएगी, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।